नमस्कार दोस्तों। विक्रम बेताल की कहानी जो पहली कहानी में जिसका नाम था किसका दोष, आपने उसमें देखा कि राजा विक्रम ने कैसा न्याय किया। उन्होंने बताया कि दोष राजा का है। अगर आपने पहली वीडियो अभी तक नहीं देखी है, पहली कहानी, तो कृपया उसे देख लीजिए। अब दूसरी कहानी आ जाती है किसकी पत्नी, क्योंकि जब विक्रम उसके पास जाता है और वो फिर से कहता है कि मैं चलूंगा, लेकिन मेरी फिर से वही शर्त है, मैं कहानी सुनाऊंगा और अगर तुम बीच में बोले तो मैं चल दूंगा। लेकिन वहां पे बेताल एक शर्त और रख देता है जब वो सवाल पूछता है कि अगर तुम इस सवाल को जानते हो और जानते हुए भी नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें यही मंत्रों से भस्म कर दूंगा, या तुम्हें कोई कभी कहता है तुम्हारी मुंडी मरोड़ दूंगा, कभी ऐसी ऐसी बातें कहता है। तो राजा विक्रम एक न्याय प्रिय राजा है और वो अच्छा न्याय करते और वो न्याय कर देते हर बार, और विक्रम फिर चला जाता है। तो अब दूसरी कहानी की शुरुआत होती है किसकी पत्नी। आइए मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। आप इसे ऑडियो बुक की तरह भी सुन सकते हैं, अपने फोन को साइड में रखकर, जैसे कुकू एफएम पर सुनते हैं, साइड में रखकर भी सुन सकते हैं, या वीडियो भी देख सकते हैं। मैं किताब में से पढ़ के बताऊंगा, कुछ भी अपनी तरफ से नहीं जोड़ूंगा। चलिए चलते हैं कहानी की ओर। जब बेताल उस पेड़ के पास आया तो उसने बेताल को यथा स्थान और यथा स्थिति में लटके पाया। विक्रम ने उसे उतारकर कंधे पर डाला और अपनी राह पर चल दिया। तुम हटी हो विक्रमादित्य, आखिर तुम फिर आ गए मुझे लेने, बेताल बोला। खैर मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं ताकि तुम थकावट महसूस न करो। विक्रम खामोश रहा। बेताल ने कहानी सुनानी आरंभ कर दी। क्या कहता है बेताल कि यमुना के तट पर धर्मस्थल नामक एक नगर था, मतलब धर्मस्थल नाम का एक नगर था। वहां केशव नाम का एक ब्राह्मण रहता था जो बड़ा ज्ञानी, ध्यानी और तपस्वी था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र और पुत्री दोनों ही जवान हो चुके थे। अतः ब्राह्मण परिवार को पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। उस पुत्री का नाम था मधुमालती। वह बड़ी ही रूपवती और गुणवती थी। ब्राह्मण केशव, उसकी पत्नी और पुत्र तीनों ही मधुमालती के लिए किसी योग्य वर की तलाश में जुट गए। एक दिन केशव एक यजमान के यहाँ गया हुआ था। यहाँ एक बड़ा ही रूपवान और गुणी ब्राह्मण युवक भी आया हुआ था। केशव को वह लड़का अपनी पुत्री के योग्य वर लगा। उसने यजमान से उस युवक के कुल गोत्र आदि के विषय में पूछा। फिर उस युवक के पिता से मिलने गया और बातचीत करके अपनी बेटी का रिश्ता उसके साथ तय कर दिया। उधर उसकी पत्नी ने भी एक गुणी युवक के साथ अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। ईश्वर की करनी तो देखिए कि उसी दिन उसके भाई ने भी अपनी बहन का रिश्ता कहीं पर तय कर दिया। उसका होने वाला बहनोई उसका मित्र था, मतलब उसने अपने मित्र के साथ अपनी बहन का रिश्ता तय कर दिया। उसी दिन शाम को जब पूरा परिवार एकत्रित होकर बैठा तो सभी के चेहरे तनाव मुक्त और प्रसन्नता से खिल उठे थे। ऐसा लगता था मानो सभी के दिलो दिमाग में एक भारी बोझ उतर गया हो। केशव ने सबसे पहले कहा, मतलब जो केशव ब्राह्मण है, आज मैं तुम सबको एक खुशखबरी सुनाऊंगा। मेरे पास भी आपको सुनाने के लिए खुशखबरी है। केशव की पत्नी बोली ये बात। माता पिताजी, अब लड़का कह रहा है केशव का, मैं भी आपको आज एक ऐसी खुशखबरी सुनाऊंगा कि सुनकर आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। ब्राह्मण का पुत्र बोला ऐसा। मैंने अपने एक मित्र के साथ अपनी बहन का रिश्ता पक्का कर दिया है। ब्राह्मण चौंका। अरे एक सुयोग युवक के साथ मैंने भी उसका रिश्ता पक्का कर दिया है। पत्नी बोली, मैं भी आपको यही बताना चाहती थी कि एक सुयोग्य एवं व गुणी युवक के साथ मैंने भी अपनी मधुमालती का रिश्ता पक्का कर दिया है। ये सुनकर तीनों ही स्तब्ध रह गए। अब क्या होगा? यह तो नई मुसीबत खड़ी हो गई। अब किसी वर को इनकार करें तो किसे स्वीकार करें? इत्तेफाक की बात यह थी कि तीनों ने एक ही दिन बारात ले आने के लिए लड़के वालों को बताया था। आखिर विवाह की तिथि आ गई, किंतु कोई निर्णय न हो सका। पूरा परिवार एक अजीब से धर्म संकट में फंस चुका था। शाम होने पर तीनों वर भी अपने अपने संबंधियों के साथ उपस्थित हो गए। तीनों ही मधुमालती से विवाह करने का दावा करने लगे। मधुमालती की खूबसूरती देखकर तो वे दावे और भी अधिक प्रबल हो गए। उधर मधुमालती भी उन तीनों युवकों से प्रभावित दिखाई दे रही थी। तीनों ही गुणी, बुद्धिमान और रूपवान थे। किसको वरूं वह स्वयं हैरान थी। किंतु तभी ऐसा हुआ कि न जाने कहां से एक भयंकर काला सर्प निकला और मधुमालती को डसकर गायब हो गया।
काला सर्प उसका काल बनकर आया और सारे विवाद पर विराम लगा गया। मधुमालती अगला सांस भी नहीं ले पाई कि किस्सा खत्म हो गया। चारों ओर हाहाकार मच गया। वे तीनों युवक इस प्रकार विलाप करने लगे मानो उनकी ब्याहता ही मर गई हो। मगर अब रोने पीटने का क्या होना था, अब तो किस्सा ही खत्म हो गया। समाज बिरादरी ने मिलकर मधुमालती का अंतिम संस्कार कर दिया। उन तीनों युवकों में से एक का नाम माधव था, दूसरे का नाम वामन और तीसरे का नाम था मधुसूदन। जो वामन है, अब माधव है, जो माधव ने मालती की चिता ठंडी होने के बावजूद उसकी हड्डियों की एक पोटली में बांधकर अपने पास सुरक्षित रख ली। वह वन की ओर चला गया और तपस्या करने लगा। जो वामन है, वामन नामक युवक ने मधुमालती की राख एक पोटली में बांधी और वही एक कुटिया बनाकर रहने लगा। मधुसूदन भी साधु वेश धारण करके वनों को निकल पड़ा। मधुसूदन भ्रमण करता एक दिन एक नगर में जा पहुंचा जहां वह एक तांत्रिक के घर ठहर गया। तांत्रिक देर रात अपने घर भोजन करने आया देखकर तो किसी बात पर वह अपनी पत्नी से क्रुद्ध हो उठा। तांत्रिक जो है देर रात अपने घर पे आया, मतलब जिस घर में वो मधुसूदन टिका हुआ था, वह अपनी पत्नी से क्रुद्ध हो उठा। उसी गुस्से में उसने अपने बच्चे को उठाकर चूल्हे में आग में झोंक दिया। मतलब किसी और बात को लेकर लड़ाई हो गई तो उसने अपने बच्चे को ही चूल्हे में झोंक दिया। लड़का जलकर मर गया। इस पर उसकी पत्नी रोने चीखने लगी। यह देखकर मधुसूदन को क्रोध आ गया। वह अपने आसन से उठा और क्रोधवश में बोला, मैंने तो आप लोगों को धर्मात्मा समझा और आप यहाँ रुकने और भोजन करने का मैंने मन भी बनाया था, किंतु तुम तो एकदम दुष्ट हो। ऐसा भी क्रोध किस काम का कि अपने बच्चे को ही तुमने आग में झोंक दिया। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकता। आप इस प्रकार क्रोधित होकर मत जाइए। तांत्रिक बोलता है ऐसा, हमारे पास एक संजीवनी पोथी है, उसके द्वारा मैं इस बच्चे को भी जीवित कर सकता हूं। कहकर तांत्रिक भीतर गया और वहां से एक पोथी निकाल कर लाया। फिर उसने बच्चे की राख और हड्डियां एकत्रित करके मंत्र पढ़े और बच्चे पर अभिमंत्रित जल छिड़क कर उसे जीवित कर दिया। यह चमत्कार देखकर मधुसूदन जो है आश्चर्यचकित रह गया। यह तो वाकई ही एक चमत्कार है। वह क्रिया देखकर मधुसूदन के मन में पाप आ गया। उसने सोच लिया कि वह किसी प्रकार इस पोथी को ले जाकर अपनी मधुमालती को जीवित कर देगा। उसी दिन उसने मौका देखकर वह पोथी हत्या ली। रात को मतलब उसने वो चुरा ली और सवेरा होने से पहले ही वहां से रफू चक्कर हो गया। मालिक भाग गया वहां से उस पोथली को चुराकर। वह जंगल में उस स्थान पर जा पहुंचा जहां माधव नामक युवक मधुमालती की अस्थि लेकर अपनी कुटिया में बैठा तपस्या में लीन था। उसने उसे पूरी बात बताई कि किस प्रकार मधुमालती को जीवित किया जा सकता है। फिर उन्होंने आपस में सहमत होकर वामन की खोज की, जिसके पास मधुमालती की चिता की राख थी। तीनों युवक ने आपस में मंत्रणा करके मधुमालती को जीवित करने का निश्चय कर लिया। फिर तीनों ने मिलकर पहले उसकी अस्थियां जोड़ी, फिर उन अस्थियों पर राख डाली, फिर अंत में मधुसूदन ने संजीवनी पोथी के माध्यम से उसे जीवित कर दिया। ये देखिए कुछ चित्र भी दिखाई दे रहे हैं। मालती जीवित भी हो गई। इस प्रकार उसका रूप लावण्य पहले से भी अधिक सुंदर था। उसे देखकर तीनों की नीयत डोल गई। उस पर तीनों ही अपनी अपनी पत्नी होने का दावा करने लगे। मधुसूदन का तर्क था कि उसने संजीवनी पोथी लाकर उसे जीवित किया है, अतः मालती पर उसका अधिकार है। वामन का कहना था कि यदि वह राख संभाल कर न रखता तो भला कैसे जिंदा हो पाती। और जो माधव है उसका कहना था कि यदि उसके पास अस्थियां न होती तो भला मालती को कौन जीवित कर सकता। अब तुम ये बताओ विक्रम, बेताल कह रहा है अब तुम ये बताओ विक्रम कि वास्तव में मालती किसकी पत्नी हुई। विक्रम कुछ देर खामोश रहा और कुछ सोचता रहा, फिर बोला, मेरे न्याय के अनुसार मालती को वामन की पत्नी होना चाहिए। कैसे? उत्सुकता से बेताल ने पूछा। तो विक्रम कह रहा है, सुनो बेताल, इस संसार में रिश्ते नातों की अपनी अलग ही गरिमा है, इसलिए इसका निर्णय करते समय हमें इसका ध्यान अवश्य रखना होगा कि प्रत्येक रिश्ते में कोई ना कोई कर्तव्य है। कर्तव्य तो होता है। उन तीनों मित्रों ने स्वेच्छा से जो कार्य किया उसके अनुसार इनका मालती से जो रिश्ता बनता है वह इस प्रकार है कि मधुसूदन ने, क्योंकि उसे जीवन दान दिया था मधुसूदन ने, इसलिए वह उसके पिता के तुल्य हुआ। माधव ने उसकी अस्थियों को सजोकर रखा था, वह बेटे का कर्तव्य होता है, इसलिए वह बेटे के तुल्य हुआ। वामन ने चूंकि उसकी राख रखी थी अतः वह पति का कर्तव्य माना जाता है, इसलिए मालती वामन की पत्नी हुई। अब विक्रम कहता है, वो बेताल कहता है, आ हा हा हा। विक्रम की बात समाप्त होते ही बेताल ने एक जोरदार अट्ठास लगाया।
तुमने बिल्कुल ठीक न्याय किया विक्रम, किंतु मेरे मना करने के बावजूद भी तुम बोल पड़े, इसलिए मैं चला। अट्टहास करता बेताल विक्रम के कंधे से उड़कर विपरीत दिशा की ओर चला गया। राजा विक्रमादित्य तेजी से उसके पीछे लपका, मगर बेताल उसके हाथ नहीं आया और उसी वृक्ष पर जा लटका जहां पहले था। और दोस्तों, राजा विक्रम पहले की तरह फिर से जवाब दे देते हैं एक अच्छा सा, और वो बेताल फिर से उड़कर चला जाता है, क्योंकि वो कहता है कि तुम फिर से बोल गए। हालांकि बेताल को जाना नहीं है, बार बार ऐसे ही परेशान करता रहेगा वो, लेकिन हमें तो कहानी मिल रही है एक से एक जो प्रेरणादायक कहानी, और हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगली कहानी होगी जो कोई ना कर सकी, इस कहानी का टाइटल है, और ये आपको अगली वीडियो में मिलेगी ये कहानी। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, बस मैं कहूंगा शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। मुझसे बात करने के लिए कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे बात कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। धन्यवाद।